दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आज आपको एक नए मैन ईटर टाइगर की स्टोरी सुना रहा हूं। और ये जो टाइगर था, इसने जो भी मैन किलिंग की घटनाएं की थी, वो की थी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास में एक कस्बा है मझौली। और ये बात है सन 1983 की, 1983 की। 1983 में यह मैन ईटर टाइगर मझौली कस्बे के आसपास के जंगलों में एक्टिव हुआ था। और इस टाइगर को कैसे मारा गया या पकड़ा गया और क्या क्या इस टाइगर ने घटनाएं की, ये मैं आपको इस स्टोरी में बताऊंगा। और ये एक सच्ची स्टोरी है और इससे पहले किसी और यूट्यूबर ने ये स्टोरी यूट्यूब पर नहीं डाली होगी और ये बिल्कुल एकदम नई स्टोरी है। दोस्तों, ये जो मझौली कस्बा है, ये जैसा आजकल है वैसा 1983 में नहीं था। मैं 1983 में पन्ना नेशनल पार्क गया था घूमने के लिए और वहां से मुझे इस घटनाक्रम के बारे में पता चला था, तो फिर मैं मझौली भी होकर आया था। बात आज की नहीं है, आज से करीब 43-44 साल पुरानी ये बात है। और ये जो पन्ना नेशनल पार्क है, ये मझौली कस्बे से 200 किलोमीटर दूर है। और जो बांधवगढ़ है, वो वहां से मझौली कस्बे से करीब 165 किलोमीटर दूर है। और इसके अलावा एक वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि 1997 या 1996 में बनी थी, लेकिन इससे पहले भी वहां पर जंगल था। और वो करीब 25 किलोमीटर दूर पड़ती है मझौली से। और उस समय में 1983 में मझौली का जो कस्बा था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, 2-3 हजार की ही उसकी आबादी थी। और मझौली कस्बे के आसपास चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां थी। कोई पहाड़ी 100 मीटर ऊंची थी, कोई 150 मीटर, कोई 200 मीटर। और इन पहाड़ियों के ऊपर घने जंगल छाए हुए थे। और इन जंगलों में पलाश के पेड़ थे, तेंदू के पेड़ थे, पीपल के पेड़ थे, गूलर के पेड़ थे, कीकर मिलता था, शीशम मिलता था। और झींगन का एक पेड़ है जिससे गोंद निकाली जाती है, और कीकर से भी गोंद निकाली जाती है। और जो तेंदू पत्ता है, उससे बीड़ी बनाने का यूज किया जाता है। बीड़ी के 2 कारखाने भी थे मझौली में उस समय में। और आसपास के जो गांव वाले थे, वो इन जंगलों के ऊपर काफी डिपेंड रहते थे। वो जलावन की लकड़ तो लाते ही लाते थे, शहद भी इकट्ठा करते थे और तेंदू पत्तों को तोड़कर लाते थे। और बीड़ी बनाने का उद्योग, कुटीर उद्योग भी वहां पे वो चलाते थे। और वहीं पर एक मैन ईटर शेरनी एस्टेब्लिश हुई। और उस शेरनी के द्वारा क्या क्या घटनाएं की गई, वो मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्तों। 1983 के फरवरी के महीने से अचानक ही एक शेर के द्वारा पालतू जानवरों को मारने की घटनाएं बढ़ गई थी। और ये जो शेर था, ये मवेशियों को मारने लगा था। और जो आसपास गांव के निवासी थे, वहां पे संथाल भी रहते थे, बैगा भी रहते थे, और भी दूसरी जातियां थी। ना तो गांव वाले जंगल के बॉर्डर का रिस्पेक्ट करते थे, और ना ही जो जंगल के जानवर थे वो जंगल के बॉर्डर का रिस्पेक्ट करते थे। कहने का मतलब यह है कि जंगल के जानवर भी रात को जंगल का बॉर्डर क्रॉस करके गांव के अंदर आके जानवरों को मार जाते थे। और दिन के समय में गांव वाले जंगल के बॉर्डर को क्रॉस करके लकड़े लाते थे, शहद इकट्ठा करते थे। मंझौली कस्बे से करीब 4 किलोमीटर दूर एक 200 मीटर ऊंची पहाड़ी थी। और उस पहाड़ी को वहां के लोकल लोग पहाड़ का नाम देते थे, उसको पहाड़ी बोलते थे, क्योंकि उनके लिहाज से यह भी काफी ऊंचा था। तो इस 200 मीटर ऊंची पहाड़ी का नाम शंकरगढ़ था। और मंझौली गांव के लोचन प्रसाद निवासी की बेटी माया, जिसकी उम्र 14 साल की थी, और उसके साथ में उसकी एक बहन लक्ष्मी, जो कि 12 वर्ष की थी,
जलावन की लकड़ लेने के लिए, यानी कि जलाने के लिए जो लकड़ प्रयोग में की जाती है वो लेने के लिए, जो गिरी हुई लकड़ें नीचे आंधी तूफान से जो पेड़ टूट जाते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए उस शंकरगढ़ के पहाड़ की तरफ गई। और वो पहले भी वहां पर जाती रही थी और उनके साथ में कभी कोई ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। जब ये दोनों बहनें घर से साथ चली तो कुछ मीटर जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि उनके साथ में 2 दिन गांव के कुत्ते भी या उनके मोहल्ले के जो कुत्ते हैं वो भी उनके साथ चल दिए हैं। और उन्होंने उन कुत्तों को डांट कर भगाया भी, और वो कुत्ते भाग जाते थे लेकिन फिर उसके बाद में फिर उनके साथ पीछे हो लेते थे। ऐसे करते करते ये जो लक्ष्मी थी और माया थी, लोचन प्रसाद की बेटियां, ये उस शंकरगढ़ पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। और चोटी पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके पीछे कुत्ते अभी भी आ रहे हैं और उन्होंने उन कुत्तों को पत्थर मार मार के भगाया। दरअसल में दोस्तों, ये अगर जंगल में जब आप चलते हो, पैदल चलते हो किसी भी जंगल में, और अगर आपके साथ कुत्ता है और वो कुत्ता ट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड है, तो वो आपके लिए खतरे का साधन ही है। वो आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि कुत्ते की जो स्मेल पावर होती है वो बहुत तेज होती है और उसकी सुनने की ताकत भी काफी तेज होती है। कुत्ते के कान तो प्रसिद्ध है कि वो छोटी से छोटी आहट को भी ग्रहण कर लेता है। और कुत्ते जो होते हैं, किसी भी जंगली जानवर को देख करके उनकी भौंकने की आदत होती है। और पहले तो ये कुत्ते जंगली जानवर को, अगर वो लेपर्ड है या टाइगर है, उसको देख करके दूर से ही भौंकना शुरू कर देंगे। और उसके बाद में जब वो खतरा महसूस करेंगे तो पहले वो अपने मालिक की तरफ ही भागेंगे सेफ्टी के लिए, और बाद में फिर वो मालिक को छोड़ करके भी भाग जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड भागने की बहुत होती है। और उनके शिकार के फेर में जो तेंदुआ या फिर शेर इनका पीछा करता है, जब वो उनके हाथ से कुत्ता निकल जाता है तो उस सामने पड़ा जो व्यक्ति होता है वो उसके द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार की कई घटनाएं अनट्रेंड कुत्तों के द्वारा हो जाती हैं। यहाँ कनाडा में भी कई बार कुत्ते जब मालिकों के साथ जंगल में जाते हैं तो जो भालू है वो ग्रिजली भालू है, ब्राउन बियर यहाँ पे मिलता है और एक ब्लैक बियर भी मिलता है ओंटारियो में। ये जब उस कुत्ते का पीछा करते हैं, पहले तो कुत्ते उनको प्रवोक करते हैं, भौंकते हैं उनके ऊपर में और उनको तंग करते हैं, भौंकते हैं, उनकी शांति को भंग करते हैं। और जब वो भालू या रीछ उन कुत्तों को दौड़ाते हैं तो कुत्ते तो भाग जाते हैं और उनके मालिक उनके निगाह में आ जाते हैं और फिर उन भालुओं के द्वारा उन आदमियों के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। ऐसी कितनी ही घटनाएं यहाँ कनाडा में भी होती रहती हैं। और इन कुत्तों को भी शंकरगढ़ की पहाड़ पर पत्थर मार करके माया के द्वारा और उसकी बहन लक्ष्मी के द्वारा भगाया गया। और उनको भगाने के बाद में वो करीब 100-150 फीट और ऊपर पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर पहुंच गई और वहां पर जाकर के वो झुक करके लकड़ों को बीनने लगी, इकट्ठा करने लगी। अभी उन्होंने कुछ लकड़ें ही इकट्ठी की थी कि सामने की झाड़ी की तरफ, लेफ्ट साइड में सामने की तरफ जो झाड़ी थी उसमें से खटर पटर की आवाज आने लगी। और जो बड़ी बहन माया थी उसने सोचा कि ये कुत्ते फिर आ गए हैं और झाड़ी के अंदर ये छिप गए हैं, तो उसने 2-3 पत्थर उठाए और एक के बाद एक उस झाड़ी में दे मारे। और उस झाड़ी में दरअसल में एक शेरनी अपने 2 बच्चों को दूध पिला रही थी और एक पत्थर उस शेरनी के बच्चे को जाकर लगा और उस बच्चे के द्वारा अजीब सी कराहने की आवाज की गई। और कोई इंसान जंगल के राजा को पत्थर मारे और उसकी बेइज्जती करे, यह उस शेरनी को बर्दाश्त नहीं हुआ। शेरनी बिजली की गति से उस झाड़ी के अंदर से लपकी और लपक करके उसने पत्थर मारने वाले उस माया को उसने दबोच लिया। और उसने इतनी तेजी से हमला करा था कि उससे 5-7 कदम दूर जो लक्ष्मी थी, ना तो वो भाग सकी और ना वो कुछ बोल सकी। वो हैरान होकर देखती ही रह गई। और जितनी तेजी के साथ में वो शेरनी आई थी, उतनी ही तेजी के साथ में उसने उस माया को गर्दन से पकड़कर मार डाला और मार करके उसको घसीट करके उसी झाड़ी में ले गई जिस झाड़ी में से वो निकल करके आई थी। और माया को मारने के लिए उस शेरनी को कोई ज्यादा छलांग भी नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि 14 वर्ष का जो
बच्चा होता है वो उसकी हाइट 5 फीट के आसपास ही रही होगी, और उसका गर्दन और शोल्डर की जो ऊंचाई है वो तो वही 4 साढ़े 4 फीट के आसपास रही होगी। और एक जो शेर होता है उसके शोल्डर की जो हाइट होती है वो 42 से लेकर के 45 इंच तक होती है। तो उसको कुछ ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं थी, बस तेजी के साथ लपकी और गर्दन को पकड़ करके सीधा ही वो उस झाड़ी के अंदर ले गई। और करीब कुछ सेकंड के बाद उसकी जो छोटी बहन थी लक्ष्मी, उसके होश हवास वापिस आए, और वहां से वो बड़े जोरों से गांव की तरफ भागी, अपने उसी कस्बे की तरफ भागी जो मझोली नाम का कस्बा था। और वो कस्बा करीब 4 किलोमीटर दूर था, और 4 किलोमीटर का रास्ता तय करने में जो लक्ष्मी थी उसको करीब 40-50 मिनट लग गए, क्योंकि लगातार वो भाग नहीं सकती थी, थक भी जाती थी, कभी तेज चलती थी, कभी भागती थी। और उस समय मझोली में वीरवार का बाजार लगा हुआ था, जैसे साप्ताहिक बाजार होता है थर्सडे का, वीरवार का। और उसने अपने पिता को, जो लोचन प्रसाद थे, उसको जाके सूचना दी कि ऐसे ऐसे बहन को एक धारीदार जानवर उठा के ले गया है, बाबा ले गया है उठा करके। दरअसल में ये जो वहां के जो बैगा है, जो संथाल है रहने वाले लोकल लोग, वो बड़े आदर के साथ में शेर को बाबा के नाम से पुकारते हैं। वो उसको शेर नहीं बोलते, बाघ नहीं बोलते, शेर को देखकर वो कहते हैं कि बाबा आ गया है, वो बाबा वहां पे खड़ा है, यानी बाबा मतलब टाइगर। और जब उसने लोचन प्रसाद को ये बताया कि जो माया है उसको बाबा उठा के ले गया है, तो लोचन प्रसाद सीधे वहां के लोकल थाने में गए। और उस समय वहां पर थानेदार बनर्जी की ड्यूटी थी, और उन्होंने सारी घटनाक्रम उस बनर्जी को बताया। और थानेदार बनर्जी ने अपने साथ 6 हथियारबंद सिपाही लिए, और 6 हथियारबंद सिपाही और साथ में थानेदार बनर्जी, और उनके साथ में 20-25 और आदमियों की भीड़, कुल मिलाकर के 30-35 जने उस शंकरगढ़ पहाड़ की तरफ तेजी के साथ चले। और वहां पहुंचने में उन्हें करीब आधा से पौना घंटा लग गया। और इस बीच उस शेरनी को पूरे 2 घंटे मिल गए थे शिकार को मारकर खाने के लिए। और जब ये 30-35 जनों की टोली आ रही थी तो नेचुरली शोर करती आ रही होगी, और इनके शोर की आवाज को सुन करके उस शेरनी ने इनको दूर से ही देख लिया। एक तो शेर की निगाह बहुत तेज होती है, दूसरी बात यह है कि वो शेरनी हाइट पर बैठी थी और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, और शेरनी ने दूर से उनको देख लिया और वो अपने बच्चों के साथ चुपके से उस पहाड़ी में से खिसक गई। और साथ में लक्ष्मी गई थी, उसने वो जगह बताई जिस जगह पर शेरनी के द्वारा हमला किया गया था। वहां पर कुछ खून के निशान मिले और घसीट के निशान मिले, और उसके बाद में वो निशान एक झाड़ी की तरफ जा रहे थे, उसी झाड़ी की तरफ जिसमें से वो शेरनी निकल के आई थी। पगमार्क कोई मिला नहीं था क्योंकि जगह पथरीली थी और सूखी थी। वो उस झाड़ी में जब फायर करते हुए घुसे तो वहां पर उन्हें लक्ष्मी माया की आधी खाई बॉडी मिल गई, उसकी दोनों टांगे खाली गई थी। और इस प्रकार इस मैन ईटर शेरनी का ये पहला शिकार था मझोली में। और इस मैन ईटर शेरनी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मझोली का आदमखोर के नाम दिया गया। और मैंने भी अपनी जो कहानी का जो टाइटल बनाया है उसका नाम है मझोली का आदमखोर या मैन ईटर टाइगर ऑफ मझोली। तो इसकी बॉडी को, माया की बॉडी को रिकवर करके मझोली लाया गया, और वहां पर गांव वालों में गुस्सा हो गया, रोष हो गया, उन्होंने हड़ताल कर दी। और जो बीड़ी के कारखाने थे वो भी 2 दिन बंद रहे। और फाइनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा आनंद फानन में 5,000 रुपए का इनको मुआवजा दिया गया। और सन 1983 में 5,000 का मुआवजा काफी बड़ी रकम थी उस समय के हिसाब से, लेकिन एक इंसान की जान के मुकाबले रकम की कोई वैल्यू नहीं होती। चाहे 5,000 क्या 50,000 रुपये भी दे दिए जाए तो माया वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन फिर भी उसके जो घर वाले थे वो उस राशि से कुछ संतुष्ट हुए। माया को मारने के बाद में ये जो आदमखोर शेरनी थी ये जंगली जानवरों के ऊपर अपना गुजारा करती रही। लेकिन माया को मारने के 2 महीने के बाद 13 अक्टूबर सन 1983 को इस शेरनी के द्वारा मैन अटैकिंग और मैन किलिंग, मैन ईटिंग की दूसरी घटना कर दी गई। इस बार इस शेरनी ने दोनी नाम का एक पहाड़ी थी जो 100-150 मीटर ऊंची थी, उसके ऊपर यह वारदात की थी। दरअसल में मझोली गांव के रहने वाले 2 साथी
जिसमें एक का नाम नत्थू था और उसकी उम्र थी 40 साल की। और उसके साथ में उसका एक दूसरा साथी था, उसका नाम था बुधिया, और बुधिया की उम्र उस समय थी 25 साल की। ये दोनों जने दोनी नाम के पहाड़ पर जलावन की लकड़ लेने गए थे। 13 अक्टूबर सन 1983 की बात है ये। और पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर ये चढ़ गए, क्योंकि पहाड़ी के नीचे का जो जंगल है वहां की जो लकड़ है वो ज्यादातर आसपास के निवासी के द्वारा बटोर ली जाती है। और पहाड़ की ऊंचाई पर जितना आप जाते हो उतनी ज्यादा लकड़ मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि बहुत कम गांव वाले वहां पहुंचते थे लकड़ लेने के लिए। हर कोई आसान से हो जाने वाले काम को ही करता है। और अधिक लकड़ के लालच में ये दोनी नाम का जो पहाड़ था उसकी बिल्कुल चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ का मतलब ये नहीं है कि बहुत ऊंचा, करीब 150-200 मीटर ऊंची वो पहाड़ी होगी। और ऊपर से वो दोनी नाम की जो पहाड़ी थी वो समतल था इलाका, थोड़ा प्लेन इलाका था। वहां पर जाकर के दोनों दोस्त अलग अलग दिशाओं में हो गए। जो बुधिया था वो पश्चिम की तरफ चला गया और जो नत्थू था वो पूरब की तरफ चला गया। लेकिन उनके बीच का जो फासला था वो 30-40 गज का फासला था, मीन्स 100 से लेकर के 150 फीट के बीच का आप मान लीजिए। नत्थू ने वहां के पेड़ के नीचे गिरी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इकट्ठा करके उसने 7-8 किलो का एक बंडल वो बांध रहा था लकड़ों का। और इतने में उसे सामने की तरफ से खड़खड़ की जोरों की आवाज होती सुनाई पड़ी। और नत्थू खड़ा हो गया और चौंक करके उस दिशा की तरफ देखने लगा, तो उसने देखा कि एक मेल चीतल हिरन बड़ी तेजी से बाईं तरफ से निकल करके दाईं तरफ को भाग रहा है। और नत्थू बड़ी हैरानी से उसको देखने लगा। और अभी नत्थू उसको देख ही रहा था कि तभी उसकी निगाह उसके पीछे करीब 20-25 गज पीछे एक शेरनी के ऊपर पड़ी। और वो जो शेरनी थी वो उस चीतल हिरन का पूरी एकाग्रता के साथ में, पूरे जोरों के साथ उसका पीछा कर रही थी। और दरअसल में ये जो हिरन भाग करके गया था ये उस दिशा की तरफ गया था जिस दिशा की तरफ बुधिया लकड़ों को बीन रहा था। और उस दिशा की तरफ जब वो हिरन भागा तो उसके पीछे पीछे शेरनी भी भागी। और नत्थू ने उस बुधिया को बचाने के लिए जोरों से चिल्ला करके बुधिया को सावधान किया और ऊंची आवाज में बोला, बुधिया रे बाबो आए रे, बुधिया रे बाबो आए रे। बाबो मतलब बाबा मतलब टाइगर, वहां के लोग इज्जत देने के लिए टाइगर को बाबा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो इतनी जोर से चिल्ला करके नत्थू बोला था, इसकी आवाज जब बुधिया तक पहुंची तो बुधिया फौरन समझ गया। उसके बगल में एक पीपल का भारी पेड़ था और बुधिया बड़ी स्पीड के साथ में उस पीपल के पेड़ के ऊपर लंबे लंबे हाथ मारता हुआ चढ़ गया। और पेड़ पर चढ़ने की जो कला होती है यह जंगल में के आसपास के रहने वाले गांव वालों को बखूबी आती है। और शहर के लोग या जो कभी पेड़ों के ऊपर नहीं चढ़े हों उनके लिए पेड़ों पर चढ़ना काफी मुश्किल काम हो सकता है और होता भी है। लेकिन ये गांव के जो लोग बाग होते हैं जो अक्सर लकड़ लेने के लिए जंगलों में जाते हैं, ये पेड़ों के ऊपर बड़ी आसानी से और बड़ी तेजी के साथ चढ़ जाते हैं। और देखते ही देखते कुछ ही सेकंडों में वो जो बुधिया था वो पीपल के पेड़ के ऊपर 15-20 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया और एक डाल के ऊपर बैठ करके वो नीचे के घटनाक्रम का जायजा लेने लगा। और ये जो उसके द्वारा चिल्लाई हुई आवाज थी, नत्थू के द्वारा जो जोर से चिल्ला करके सावधान किया गया था बुधिया को, इस चिल्लाने की आवाज का असर उस शेरनी पर भी पड़ा और शेरनी के कानों में वो आवाज एक नगाड़े की चोट की तरह लगी। और शेरनी ने चौंक करके नत्थू की दिशा की तरफ देखा कि जिधर से आवाज आई है, क्योंकि शेर के कान बहुत तेज होते हैं। और तेज कान होने की वजह से, तेज कानों का मतलब उसके सुनने की पावर बहुत तेज होती है। तो ये जो नत्थू की आवाज थी ये बहुत ही ज्यादा ऊंची आवाज में उस शेरनी को लगी होगी। और इसके साथ में वो जो नत्थू था उसने शेरनी की एकाग्रता भंग कर दी थी। वो शिकार के पीछे पूरी मजबूती के साथ में वो भाग रही थी। अगर नत्थू की आवाज उसको डिस्टर्ब ना करती तो वो उस हिरन का पीछा करके उसको जरूर पकड़ लेती और अपना शिकार कर लेती।
और भूखी शेरनी के हाथ से जब वो हिरण निकल गया और चौंकने की वजह से और ध्यान भंग होने की वजह से उसकी स्पीड पर भी असर पड़ा, तो हिरण तो बच करके निकल गया और शेरनी ने इस नत्थु के द्वारा चिल्लाने की जो आवाज थी उसको एक चैलेंज के रूप में लिया और उसने 1 सेकंड के लिए खड़ी होने के बाद में तुरंत अपनी दिशा बदल दी और वो तेजी के साथ में नत्थु की तरफ लपकी। वो शेरनी नत्थु से घबराई नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इससे पहले उसने एक मैन किलिंग और मैन ईटिंग की घटना की थी। उस शेरनी ने उस माया को मारकर खाया था और इससे पहले भी वो शेरनी जब पालतू जानवरों को मारकर खाती थी तो चरवाहों के साथ में उसका अक्सर सामना होता था और कभी चरवाहे इस शेरनी को डांट कर भगा देते थे तो कभी ये शेरनी चरवाहों को डांट कर भगा देती थी। इस प्रकार इंसानों के साथ में उसका संघर्ष काफी लंबे समय से हो रहा था और नत्थु की आवाज को चैलेंज समझ करके जब वो शेरनी तेजी के साथ नत्थु की तरफ लपकी तो उस समय नत्थु के हाथ में 7-8 किलो का वो लकड़ी का बंडल पकड़ा हुआ था उसने, जलावन का, और रस्सी से उसने उसको बांधा हुआ था और नत्थु ने उस बंडल को ही फेंक करके उस शेरनी की तरफ मारा और जब वो बंडल उसने शेरनी की तरफ मारा तो वो शेरनी के सीधे मुंह पर जाकर लगा और शेरनी दर्द से बिलबला उठी। बंडल लगने की वजह से शेरनी की स्पीड रुक गई, वहीं पे वो खड़ी हो गई और नत्थु से पहले उसने उस लकड़ी के बंडल को, जो कि उसके फेस से टकरा करके नीचे गिर गया था, उसके ऊपर उस शेरनी ने हमला कर दिया और उस लकड़ के बंडल की उस शेरनी ने क्रोध में, गुस्से में धज्जियां उड़ा के रख दी। दांतों से उसने कितने ही लकड़ों को चबा करके चूरा बना दिया और इसके बाद में उसने लकड़ फेंकने वाले उस नत्थु से निपटने के बारे में सोचा, लेकिन जो नत्थु था उसने लकड़ का जब बंडल उसके ऊपर मारा और बंडल के ऊपर में जब शेरनी ने इतनी बुरी तरह से हमला किया कि जैसे वहां पर कोई चक्रवात आ गया होता है, तो नत्थु को भागते हुए देख करके, नत्थु ने भागने का फैसला लिया, नत्थु को भागते हुए देख करके उस शेरनी ने नत्थु का पीछा किया। ये सारा सीन पीपल के पेड़ पर वहां से 20-25 गज दूर बैठा बुधिया देख रहा था। नत्थु को 20-25 कदम दौड़ा करके ही उस शेरनी ने जाकर दबोच लिया और नत्थु का उसने वही हाल कर दिया जो उसने बंडल का हाल किया था। नत्थु को उसने गर्दन से पकड़कर तो मारा ही, कई पंजे उसने उसकी बॉडी पर भी गुस्से में चला करके मारे और जगह जगह से उसकी बॉडी को उधेड़ कर रख दिया। बुधिया उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को पीपल के पेड़ पर चढ़ा देख रहा था। उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। तांडव करती हुई, नाचती हुई मौत को देख करके बुधिया के तो होशो हवास ही उड़ गए थे। डर से पीपल की डाल को उसने कसकर पकड़ लिया और उससे लिपट गया ताकि उस विकराल मौत की परछाई बुधिया पर ना पड़े। शेरनी के जाने के आधे घंटे के बाद से भी वो नीचे उतरा नहीं और जब शेरनी को गए करीब तब बुधिया की हिम्मत पड़ी नीचे उतरने की और नीचे उतर करके वो विपरीत दिशा में, जिस दिशा में शेरनी नत्थु को लेकर गई थी उसके विपरीत दिशा में बड़ी तेजी के साथ में वो मझोली की तरफ गया और करीब आधे पौने घंटे में वो मझोली में जा पहुंचा और वहां पर जाकर के उसने थाने में इसकी खबर दी और थाने से वैसे ही पहले की तरह एक पुलिस पार्टी चली, साथ में 25-30 जनों की टोली हमेशा के लिए चली और उन्होंने घटनास्थल पर जाकर के एक झाड़ी की ओट के पीछे वहां से करीब 30-40 गज दूर जो नत्थु था उसकी आधी खाई बॉडी को बरामद कर लिया और जिस जगह पर नत्थु की बॉडी को उन्होंने बरामद किया वहां पर इस बार उनको शेर के पगमार्क मिले। एक शेर के नहीं, तीन पगमार्क उनको मिले। 2 तो बच्चों के पगमार्क थे और एक शेरनी का पगमार्क था। उस पगमार्क को देख करके पहली बार जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी साथ आए थे उनको ये पता चला कि ये जो वारदात मैन ईटिंग की जा रही है एक शेरनी के द्वारा की जा रही है और इसके द्वारा 2 बच्चे भी साथ में मीट खाने की कोशिश में होंगे, क्योंकि बच्चों की इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी उस समय में, बच्चे करीब 6-7 महीने के रहे होंगे। उनके पगमार्क से आइडिया लग रहा था और 6-7 महीने के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा बहुत मीट खा लेते हैं और इस प्रकार ये मैन ईटर शेरनी के द्वारा ये दूसरी वारदात की गई
नत्थू को मारने की, और नत्थू की फैमिली को भी 5,000 का मुआवजा दिया गया और उसी से उनको संतोष करना पड़ा। इसके बाद में इस मैन ईटर शेरनी के द्वारा और क्या वारदातें की गई और क्या क्या उपाय किए गए इस शेरनी को मारने के या पकड़ने के, वो सब मैं आपको अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। ये एक सच्ची और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़े ही अजीब अजीब घटनाक्रम इसमें होंगे जो मैं आपको सब बताऊंगा। अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।